नमस्ते, मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे एक बार फिर से। अभय भाई, ये सप्ताह तो बहुत ही मतलब बहुत ही घटनाएं हुई, राजनीतिक रूप से बहुत ही हम्म, जिसको कहेंगे एक्टिव हफ्ता। लेकिन इन सारी चीजों में दो तीन चीजें जो मेरा मैं जिस पे आपसे हम्म, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। एक, हम्म, राहुल गांधी को मेरे ख्याल में बीजेपी को जो अपनी पुरानी आदत है उस तरह से नहीं हैंडल करना चाहिए। राहुल हम्म, गांधी को उस दिन अगर बोल लेने देते जनरल नरवाने की किताब में, तो शायद इतना मामला तूल भी नहीं पकड़ता। हाँ, दूसरा, एप्स्टीन में इनको क्या जरूरत थी कि हरदीप पुरी आके, और एक्चुअली क्या है कि ये कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जिनका बोलने का ढंग ही ऐसा है जैसे बहुत गुस्से में हो। हम्म, निर्मला सीतारमन, हरदीप पुरी, ये अमित शाह, ये सब लोग हरदम बहुत आवेश में दिखाई देते हैं। अच्छा, हम्म, चोरी तुम करो, एप्स्टीन से तुम मिलो। अब उसको एक मीडिया का मतलब मुझे देख के लग रहा था कि शर्म नहीं आ रही। मीडिया के बहुत से साथी लोग बता रहे हैं कि एप्स्टीन था तो बहुत गंदा आदमी, था तो हम्म, यौन शोषण करता था, हम्म, लेकिन वो जब बिजनेस भी बड़ा करता था, वो बड़ा भारी बिजनेसमैन था। तो इसलिए ये अजीब सी कुछ दलीलें दे रहे हैं। तो हम्म, शुरुआत में यहीं से कर रहा हूं कि जो राहुल गांधी को अब इन लोगों ने कहा ना कि उनका एक प्रिविलेज मोशन नहीं लाएंगे, अब हम्म, सब्सटेंशियल मोशन लाएंगे निशिकांत दुबे, जिसमें उनको आजन्म निकाल दिया जाए, उसको सांसद बनने लायक ही न रह जाए। मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूं कि ये बिना बात की न सिर न पैर की कुछ बातें हो रही हैं। और अगर ये कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे तो लग रहा है ये एडवांटेज राहुल गांधी ही हो रहा है। राहुल गांधी को बिना कुछ किए ये सब चीजें उनके पक्ष में जा रही हैं। अभय भाई। देखिए, राहुल गांधी की एक पिच है पॉलिटिक्स की, जिसपे वो बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और जिसके ऊपर वो बॉलिंग भी करना पसंद करते हैं। और मुझे क्या लग रहा है कि मोदी सरकार जाने अनजाने रणनीति के आधार पर या रणनीति में जो पूर्वानुमान लगाने में गड़बड़ी होती है उसके आधार पर, गलत आकलन करने की गड़बड़ी जो होती है उसके आधार पर, उसी पिच पर बार बार खेल जा रही है। और ये प्रक्रिया तब से चल रही है जब से ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इक्विटी नियमावली लेके आए थे। वो भी राहुल गांधी की पिच पे खेलने की कोशिश थी। राहुल गांधी को उसी पिच पे पटकना चाहते थे, लेकिन खुद फिसल गए और अभी तक वहां से उठ नहीं पाए हैं। क्या दुर्गति इनकी होगी, ये जब मार्च में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, सब उस पर आधारित, उस पर निर्भर करता है। अब आप यहां पर देखिए, इन्होंने, तेजस्वी सूर्या ने संसद में गाली दी, जैसी कि हमेशा वो आतंक देते हैं। तो राहुल गांधी ने योजना पूर्वक कहा, या उनके पास वो तैयारी था, उनके पास वो उद्धरण जहां से वो पढ़ना चाहते थे, कारवां पत्रिका का, उन्होंने निकालना पढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि पहले से वो तय करके लाए थे कि ये हम संसद में यहां से बात शुरू करेंगे, यहां से पढ़ेंगे। और फिर वो हड़बड़ा गए सारे बीजेपी वाले, वहां भी उनसे पूर्वानुमान की गलती रही, उन पर सही पूरी तरह एंटीसिपेट नहीं कर पाए, वहां भी हड़बड़ा गए और उसमें गलतियां करते चले गए। फिर हरदीप पुरी वाला मामला आया, तो हरदीप पुरी वाले मामले पे जब वो राहुल गांधी बोल रहे थे, तो रिजिजू ने खड़े होकर कहा कि भाई आपने आरोप लगाए, आप इन्हें प्रमाणित कीजिए। राहुल गांधी ने कहा भी हाल करता हूं प्रमाणित। तो तजुर्बेकार आदमी बैठा हुआ था वहां पर, जगदम्बिका पाल, पीठासीन अधिकारी में, उसने बचा लिया बीजेपी को। जगदम्बिका पाल ने कहा नहीं नहीं, अभी हमने नहीं कहा है प्रमाणित करने के लिए आपसे, आप तब तक प्रमाणित नहीं कर सकते जब तक मैं ना कहूं। तो इसको देख के रिजिजू की भी समझ में आया कि हमसे गलती हो गई। रिव्यू भी कहने लगे हाँ हाँ, वो प्रमाणित तो केवल एक नियम के अनुसार ही किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वहां पे वो फिर दोबारा गलती की, उन्होंने कहा कि हम विशेषाधिकार नोटिस ले आएंगे। फिर तुरंत थोड़ी देर बाद समझ में आया होगा, विशेषाधिकार नोटिस लगा लाए तो विशेषाधिकार समिति में ये सारी चीजें पेश करेगा राहुल गांधी, और हम सब लोग उन पर बड़ी गहरी वहां पर चर्चा होगी, चर्चा से तो बच नहीं सकते, उसमें बहुत सवाल उठेंगे। तो विशेषाधिकार नोटिस लाने की रणनीति भी उन्होंने बीच में त्याग दी। अब वो उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे से कि आप सब्सटेंटिव मोशन लाइए। अब सब्सटेंटिव मोशन का क्या होगा, ये अभी समझ में आएगा कि उसका क्या होगा। लेकिन उससे पहले ये सारा मसला है, ओम बिरला को वो अविश्वास प्रस्ताव का मसला है, तमाम मसला। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मुतवातिर एक के बाद एक गलतियां कर रही है। राहुल गांधी को राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, भाजपा को कोने में धकेल रहे हैं, लेकिन उनको काफी फायदा हो रहा है, मेरा मानना है। राहुल गांधी इस वक्त अगर
विशुद्ध लाभ की स्थिति में अगर कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है। अब आप ये देखिए कि 13 जनवरी एक ऐसी तारीख है जहां से भाजपा गलतियां करना शुरू करती है। 13 जनवरी को इक्विटी नियमावली लागू हुई। भाजपा के जनाधार में बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस सरकार का वही हश्र होगा जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का हुआ था। सब लोग, आप लोगों से बातचीत कीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे आपको ये लोग कहते हुए मिल जाएंगे। तो वो तारीख जब 27% की घोषणा हुई थी ओबीसी के लिए, वो तारीख विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए निर्णायक थी। 13 जनवरी की तारीख नरेंद्र मोदी के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी का कोर वोट, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट जो है ना, पिछले 11 साल में भाजपा को तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को गालियां देते हुए नजर आया। और भाजपा के दायरे के भीतर, हिंदुत्व के दायरे के भीतर नरेंद्र मोदी के विकल्प की उनके कोर वोट ने खोज करना शुरू कर दी। और वहां रेडीमेड विकल्प उनके लिए एक तैयार खड़ा हुआ है, योगी आदित्यनाथ का, और कोई तो है नहीं। अमित शाह को तो वो नरेंद्र मोदी का हिस्सा मानते हैं। जितने लोग जितने लोग बोलते हुए सुने हैं, सब वो अमित शाह के खिलाफ भी बोलते हुए सुने हैं मैंने उन्हें। और वो कहते हैं कि अब तो इनका हश्र विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जैसा होगा। मैंने 20 लोगों को मैंने सुना है, लखनऊ जब ट्रेन में आ रहा था, ट्रेन में सुना, टैक्सी में सुना, बिल्कुल इतने लोगों के मुंह पे रखी हुई है बात ये। फिर मैंने अपने कुछ मित्रों से कहा कि भाई तुम देखो ऐसी लोग बात कर रहे हैं। लोगों ने कहा हाँ, लोग यही बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये फंस गए हैं, मोदी जी को संभल नहीं रहा, इनको चाहिए कि कुर्सी छोड़ दें और योगी को बैठा दें, उसके ऊपर वो संभाल लेगा सब। अब ये हमें ये बात पसंद आया ना पसंद आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाजपा का कोर वोट इस तरह सोच रहा है। इसके दो मतलब है कि भाजपा का कोर वोट मोदी से पहली बार स्पष्ट रूप से असंतुष्ट है, निराश है। वो मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता, अमित शाह को भी नहीं देखना चाहता। अमित शाह मोदी को एक ही मानता है। तो अब उसको लेकिन वो अभी भाजपा के बाहर अपना कोई विकल्प नहीं तलाश रहा है, वो भाजपा के भीतर ही विकल्प अपना ढूंढना चाहता है। भाजपा के भीतर एक ही विकल्प है जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तैयार किया है। उनकी मदद के बिना तो योगी विकल्प बन ही नहीं सकते थे। अगर उनको सब जगह भाषण देने के लिए न भेजा जाता चुनावों में, तो उनको तो कहां, या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, तो हम लोग सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में किसकी भूमिका रही। हम जानते हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल की भूमिका रही, जो उस वक्त सह सरकारवाह के तौर पर भाजपा और संघ के बीच में समन्वय का काम करते थे। उनकी बहुत बड़ी हैसियत थी, जो आजकल अरुण कुमार करते हैं। आजकल भी सह सरकारवाह है, लेकिन ये उनसे काम ले लिया गया है कृष्ण गोपाल जी से। अब उनकी नहीं चलती इन सब मामलों में। तो मैं ये कहना ये चाहता हूं कुल मिला के। अब जैसे एप्स्टीन वाला मामला रहा, तो इन्होंने, हरदीप पुरी ने बाहर जाकर भाजपा के दफ्तर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यानी बाकायदा भाजपा के दफ्तर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही सकता है अब तक कि भाजपा की इजाजत ना हो। इन्होंने अपने किसी प्राइवेट रूम से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, अपने घर से नहीं की है। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने जाकर। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी इनकी रणनीति थी कि ये इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां से करें, और ये मान के उन्होंने की कि इससे मामला दब जाएगा। लेकिन इससे मामला बिगड़ गया पूरी तरीके से। और अब तो सवाल यह है कि हरदीप पुरी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो अब जो लोग और जो समर्थन करने वाले हैं हरदीप पुरी के वर्जन का, उनको हरदीप पुरी का समर्थन करने की बजाय एप्स्टीन का समर्थन करना पड़ रहा है। यानी जब तक वो एप्स्टीन को एक डिजायरेबल पर्सन नहीं बताएंगे, जब तक एप्स्टीन को एक पॉजिटिव पर्सन नहीं बताएंगे, तब तक हरदीप पुरी का समर्थन कैसे हो सकता है। तो इस चक्कर में ये सब लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि ये जो कमसिन बालिकाओं का, नाबालिग लड़कियों का जो दलाल था और उनको जो वैश्याओं की तरह दूसरों के सामने पेश किया करता था, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का कोई और भी बड़ा जबरदस्त पक्ष था, वो बड़ा बिजनेसमैन था। ये वो देखिए, नेटफ्लिक्स पर फिल्थी रिच जेफरी एप्स्टीन करके एक सीरियल रखा हुआ है, वो 4 किश्तों में है। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी मैक्सवेल डेलेन, उसके ऊपर भी सीरियल आ गया है 4 किश्तों में।
दोनों देख लीजिए, पता लग जाएगा कहां से उन्होंने पैसा कमाया था। पैसा भी फ्रॉड करके कमाया था, जिनके साथ फ्रॉड किया गया उनका वक्तव्य भी है, और वो पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट की फाइलों पे आधारित है पूरा का पूरा सीरियल। सारे जो वहां पे साक्ष्य गवाहियां दी गई हैं, उन गवाहियों के ऊपर आधारित है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और उसमें उन गवाहियों में जिन जिन के नाम आए, उन गवाहियों में बिल क्लिंटन का नाम आया है, उन गवाहियों में प्रिंस एंड्रयू का नाम आया है, उन गवाहियों में माइकल जैक्सन का नाम आया है, उन गवाहियों में केविन स्पेसी का नाम आया है, उन गवाहियों में वो एक ब्लैक जो सिंगर है उसका नाम आया है। जितने बड़े सेलिब्रिटीज बहुत से थे, लेकिन जिनके नाम आए हैं उतने नाम उन्होंने उसके अंदर दिखाए हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखाई हैं। और जिन लड़कियों को उनके सामने परोसा गया उनकी मर्जी के बिना मॉलेस्ट करने के लिए और रेप करने के लिए, उन सब लड़कियों की गवाहियां भी दिखाई हैं, उन लड़कियां खुद ही नजर आती हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये स्थिति है। सब इससे ज्यादा गंद इस सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती, जो इस सरकार ने खुद ही फैलाई है। सबसे पहले अपने ही जनाधार को ऊंची जातियां बनाम कमजोर जातियों के मुकाबले में उस नियमावली के जरिए इन्होंने खड़ा कर दिया। वो इन्होंने एक गलत काम किया। दूसरा गलत काम इन लोगों ने ये किया कि ये एप्स्टीन वाला मामला, ये उन्होंने एक गलत काम कर दिया। तीसरा गलत काम ये किया कि जो अमेरिका और भारत के बीच में जो वाणिज्य समझौता था, वो कुछ पका नहीं था, इन्हें खुद भी नहीं पता है कि उसके अंदर क्या होगा। स्थिति है कि आज की तारीख में इनसे पूछा जाए खुद ही ईमानदारी से, कुछ चुपचाप अकेले में बता दो उसके अंदर क्या होगा, इन्हें खुद ही नहीं पता है उसके अंदर क्या होगा, उसका जश्न मनाने लगे। और आप देखिए इन सभी विवादास्पद प्रश्नों के ऊपर फिर नरवणे वाली किताब का मसला हो गया। इसमें पूरी चीन की जो सरकार की नीति और दावेदारी थी उसकी धज्जियां उड़ गई। और इन सभी मसलों के ऊपर जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोला उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और जो सबसे कम बोला है वो इस देश का कृषि मंत्री। एक बार बोले शिवराज सिंह चौहान केवल इसके ऊपर, बजट सत्र की शुरुआत से ठीक पहले एक बार बोले हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं इस सवाल के ऊपर, जबकि पूरा कृषि क्षेत्र डिस्कस हो रहा है। चर्चा किस क्षेत्र पे हो रही है? कृषि क्षेत्र पे हो रही है। सब जगह पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में चर्चा हो रही है कृषि क्षेत्र पे। किसान आंदोलन करने के लिए उबल रहे हैं। मार्च यात्राएं हो रही हैं किसान संगठनों की। किसान संगठन अपनी प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर रहे हैं, और उन्होंने अभी एक आह्वान भी कर दिया पूरे हिमाचल प्रदेश में सेब के उत्पादक हैं उनके पक्ष में, बाकायदा एक दिन का बंद भी हो चुका है। लेकिन कृषि मंत्री इसके ऊपर बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। कृषि मंत्री बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। और दूसरा आदमी जो बिल्कुल नहीं बोल रहा है, कृषि मंत्री तो एक बार बोल दिए, शायद उनको दबाव डाल के बुलवाया गया होगा, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक भी शब्द न तो एप्स्टीन वाले मामले पे कहा है, ना उन्होंने यूजीसी की नियमावली वाले मामले पे कहा है, ना जनरल नरवणे वाले मामले पे कहा है, ना उन्होंने कृषि डील के ऊपर कहा है। तो एक पुरानी कहावत है कि इधर कुआं उधर खाई, अब ये कहावत बदल गई है। अभी कहावत ये है कि इधर कुआं इधर खाई, आगे नाली पीछे नाला। किधर भी नहीं जा सकते आप। आपको गिरना तय है, चोट लगना तय है, नुकसान तय है। बहस इस बात पे हो सकती है कि आपकी नाक टूटेगी, सिर टूटेगा, कि टांगे टूट जाएंगी, या आपको मामूली चोट लगेगी, कम नुकसान होगा कि ज्यादा नुकसान होगा, सरकार चली जाएगी, ये सरकार की बदनामी हो जाएगी, क्या होगा, मतलब ये सब बहस हो सकती है, लेकिन नुकसान होना बिल्कुल तय है। ये इन लोगों ने कर दिया है। इस चक्कर में अब देखिए, और कोई वक्त होता तो राहुल गांधी के खिलाफ जो सब्सटेंटिव जो रेजोल्यूशन लाए, प्रस्ताव लाए, उस प्रस्ताव की कुछ ज्यादा चर्चा होती, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। और दूसरे एक बहुत ही गैर गंभीर किस्म के व्यक्ति, और बहुत ही खुद भी बहुत विवादास्पद व्यक्ति है, उसके जरिए उन्होंने रेजोल्यूशन रखवाया है, तो वहां भी मामला फंसा हुआ है पूरी तरीके से। किरण रिजिजू ने जो वीडियो जारी किए हैं, वो दोनों वीडियो बिल्कुल अनावश्यक थे। किरण रिजिजू ने किसकी मर्जी से जारी किए? उनको कोई अधिकार नहीं है संसदीय कार्य मंत्री के रूप में संसद के परिसर के भीतर का वीडियो जारी करना। वो वीडियो ओम बिरला को जारी करना चाहिए, या ओम बिरला को बताना चाहिए कि हमने इनको इजाजत दे दी है वीडियो जारी करने की। वो इजाजत बाकायदा कागज पत्थर में होनी चाहिए। खासतौर से ओम बिरला के चैम्बर का वीडियो तो जारी करने की इजाजत है ही नहीं। उनका तर्क यह है कि वो चैम्बर का वीडियो किसी कांग्रेसी ने तैयार किया था, कांग्रेसी सांसद ने, जो गैर कानूनी काम किया उसने।
तो आपने उस गैरकानूनी वीडियो को जारी करके और भी आपने गैरकानूनी काम कर दिया। और उस वीडियो में जिसमें बता रहे हैं वो गालियां दी जा रही हैं, आवाज उसमें चालाकी पूर्वक गायब कर दी गई है। उसमें कांग्रेसी सांसद कुछ रोष में, और खासतौर से वहां भी महिलाएं ज्यादा हैं, वो हाथ ऐसे उठा उठा के ओम बिरला की तरफ उंगली कर करके इशारा कर रहे हैं और थोड़ा सा एनिमेटेड हैं, जोश में हैं। ये बात सही है, दिखाई पड़ रहा है सामने, स्पष्ट है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो गाली दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये सब स्पष्ट नहीं। आवाज उसके अंदर है ही नहीं उसके अंदर। तो ये सब करके जो लोगों ने पूरा प्रपंच रचा है, ये पूरा प्रपंच इनके समर्थकों के लिए भी रहस्यमय है। वो सब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। जब आपको ये पता है कि किन सांसदों ने गाली दी, जब आपको ये पता है कौन सी सांसद नरेंद्र मोदी को काट खाना चाहती थी, या अगर उनकी हत्या करना चाहती थी, तो उन सांसदों का वीडियो आपने दिखाई दिया, महिलाओं का, वो हत्या करना चाहती थी नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की। तो आपने उनके खिलाफ क्या आज तक क्या एक्शन लिया, ये भी नहीं पता है। एक वीडियो घटना घटित होने के 6 दिन बाद जारी किया गया, दूसरा वीडियो घटित होने के 8 दिन बाद जारी किया गया। इसके ऊपर भी आपने कोई एक्शन नहीं दिया। तो ये पूरा मामला जो है वो नरेंद्र मोदी गलतियां पर गलतियां करते चले जा रहे हैं, गलतियों को सुधारने के लिए और गलतियां कर रहे हैं उसके ऊपर। जी है ब- तो जी हाँ, ये जो है ना, करेला और नीम चढ़ा, ये अंग्रेजी में मैं इसके लिए और अच्छी कहावत है, लेकिन वो छोड़िए। मैं अब भाई हालांकि मैंने आज कल मैंने एक वीडियो किया। उसमें एक भद्दी कहावत है, पुरानी गांव गांव की कहावत है, मैंने उसी को यूज किया है। मैंने कहा जब 10 लगे हों तो शंख नहीं बजाना चाहिए। तो ये वही काम कर रहे हैं कि 10 लग गए और शंख बजा रहे हैं। खैर, मैं एक एक चीज और आपसे, क्योंकि वो दोनों चीजें मैं रिलेट कर रहा हूं। संदीप, अरे हरदीप पुरी को मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूं। उन्होंने वो मार्च 2013 में उनका कार्यकाल समाप्त होता है, वो रिटायर हो जाते हैं यूएन से और न्यूयॉर्क में रहते हैं। उसके बाद वो जून 2013 में उस एक आईपीजे आईपीसी जो भी संस्था उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, जून 2013 में। और 2 जनवरी 2014 में वो बीजेपी फॉर्मली ज्वाइन कर लेते हैं, 2 जनवरी 2014 में, और न्यूयॉर्क में रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी 26 या 28 मई को शपथ लेते हैं, और उसके बाद हरदीप पुरी का सिलसिला शुरू होता है, ये जो मेल एप्स्टीन का। उससे पहले एक भी मेल नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आप कोई भी चला जाए, दर्शक भी चला जाए, jmail.com पे चला जाए, वहां खुद ही डाउनलोड कर ले, कोई ऐसा नहीं है। 399 मेल मैंने डाउनलोड की है, 399। ये सारी मेल मोदी जी के शपथ लेने के बाद शुरू हो रही है, और फरवरी 2019 तक आ रही हैं। एप्स्टीन जुलाई में गिरफ्तार होता है, अगस्त में उसकी हत्या होती है, आत्महत्या कर लेता है, जो भी होता है। मैं इसको कह रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं, और अच्छा ये भी कह रहे हैं कि मैं तो हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, आप उस समय तक कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं थे। आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो अलग बात है, लेकिन आप मंत्री कुछ नहीं थे। तो आपको किसने अथॉरिटी दी थी? इसका मतलब कोई ना कोई अथॉरिटी मिली थी कि आप जाके ये सब बात करिए और एप्स्टीन से बात करिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि डायरेक्शन मोदी जी का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा, एक चीज ये भी बताइए, आपको क्या नहीं लग रहा है कि इन सब समस्याओं में जो मोदी जी जो सुबह उठते ही भूलते नहीं थे एक काम, वो था चुनाव चुनाव चुनाव। वो आजकल चुनाव थोड़ा भूल गए हैं, नहीं तो उनके पास तो एक ही काम था, वोट करो, चुनाव करो, ये करो, उनको यहाँ उस पे वो थोड़ा गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि ये मामला इतना फंस गए। मैं दोनों चीजों पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, मैं आपने जो एक घटनाक्रम बताया हरदीप पुरी का, उनकी रिटायरमेंट से लेके और एप्स्टीन के साथ में उन्होंने जो मेल मुलाकातें की, ईमेल का आदान प्रदान किया वगैरह वगैरह, वो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बताया। जिस वक्त वो एप्स्टीन के साथ में हेल मेल कर रहे थे वहां पर, उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, लेकिन भाजपा की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। और मैं तो ये सवाल भी पूछता हूं कि एप्स्टीन के पास ऐसी कौन सी योग्यता थी जिसके आधार पर वो ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में इंटरनेट का प्रसार कैसे किया जाए, इसके बारे में वो हरदीप पुरी को राय दे सकता था वो आदमी। एप्स्टीन के पास वो कौन सी काबिलियत थी जिसके तहत वो डिजिटल इंडिया या जो भी नरेंद्र मोदी की योजनाएं थी, उन योजनाओं को ठीक से चलाने में कोई राय दे सकता था कोई? उन योजनाओं का अमेरिकी प्रशासन से क्या ताल्लुक था? उन दोनों ओबामा हुआ करते थे राष्ट्रपति,
ओबामा प्रशासन में क्या एप्स्टीन के पास कोई हैसियत मौजूद थी? कोई हैसियत थी? एप्स्टीन के पास किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन में कोई हैसियत मौजूद नहीं रही। उसके नेताओं के साथ जो संबंध थे वो सब अनौपचारिक किस्म के थे, और वो संबंध जो नेताओं का जो एक आमतौर पर बड़े सत्ताधारियों के जीवन का जो एक समांतर भ्रष्टाचरण चलता रहता है, उस भ्रष्टाचरण वाले पहलू से जुड़े हुए थे सारे के सारे संबंध। तो ये स्थिति थी, तो वो तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं बनता। और एप्स्टीन और हरदीप पुरी को ये क्यों नहीं पता था कि ये आदमी रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर है? भाई ये तो सबको बात पता थी, पूरे अमेरिका में पता थी, अमेरिका के सब अखबारों में छप चुका था। 2008 में इन्होंने खुद अदालत में अपना गुनाह कबूल किया था ताकि उनको एक डील मिल सके, वरना ज्यादा बड़ी सजा होती। वो डील भी विवादास्पद हुई, बाद में वो डील बाकायदा एक जज ने खारिज की डील। जैसे पूरी नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज है उसमें पूरा विवरण। वो डील दिलाने वाला जो एकोस्टा था, अटॉर्नी बहुत बड़ा सरकार का, जिसको ट्रंप ने श्रम मंत्री बना दिया था, अपना सेक्रेटरी फॉर लेबर बना दिया था, उसको इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। जैसे ही एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ दोबारा, जिसका अंत, उस गिरफ्तारी का अंत उसकी मौत तथाकथित आत्महत्या में हुआ, उसके बाद एकोस्टा को इस्तीफा देना पड़ा। तो और एप्स्टीन की वजह से तो सारे देश, सारी दुनिया में बड़े बड़े विकेट गिर रहे हैं इस वक्त। यहां तक कि जिस संगठन के ये सेक्रेटरी जनरल अपने आप को बताते हैं श्रीमान जी हरदीप पुरी, और जिस इस मोटे से बंदे के बारे में कहते हैं कि इसकी वजह से हम एप्स्टीन से मिल रहे थे, उस बंदे को भी इस्तीफा देना पड़ा। लिंक्डइन वाला जेफरसन, हाँ, उसको भी इस्तीफा देना पड़ा है। दूसरी एक और बात है कि इनको ये पता, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इनको ये पता क्यों नहीं था, और ये झूठ बोलते हैं कि वो एक सेक्स ऑफेंडर है। एक सेक्स ऑफेंडर से इतनी मिलने जुलने की, व्यक्तिगत रूप से उसके साथ कॉफी पीने का निमंत्रण, ये वो, भारत में हमारा ये प्रोग्राम करा दिए वगैरह वगैरह, सब आज दिन रात टीवी पर और सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। कांग्रेस भी इस बात को पेश कर रही है, दूसरे तमाम पत्रकार भी इस बात को पेश कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसा मसला है कि एक बार ये चल निकले तो इसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये एक तरह से पत्रकारिता की जगत में बिकने वाली चीज बन गया है। जब पत्रकारिता की जगत में बिकने वाली, ऑडियंस बटोरने वाली, टीआरपी बटोरने वाली चीज बन जाती है कोई, तो उसके बाद आप कैसे रोक सकते हैं? पत्रकार को आप कितना भी खरीद लीजिए, पत्रकार ये तो करेगा ही जी। ये तो पत्रकार की खुराक है, जो मामला बन गया है ये। नहीं अभी भाई मैं इतना ऐड कर दूं, ये लगातार न्यूयॉर्क में पोस्टेड थे, ये वहीं पे थे जहां पे वो था, उस शहर की रोज की खबरों में इनको पता था, और ये खुद भी एडमिट कर रहे हैं जब ये मेल में लिख रहे हैं कि यू मस्ट हैव कम बैक फ्रॉम योर एक्सोटिक आइलैंड। तो ये सारा हैव फन, यू डोंट नीड एनी इंस्पिरेशन फॉर दैट। हाँ, तो ये सब इनको पता है क्या, एंड यू डोंट नीड एनी इंस्पिरेशन फॉर दैट। और मैं तो इस बात को और भी आगे, देखिए ऐसा है कि ये अगर ठीक से जांच हो जाए तो बहुत से लोग इस उसमें आएंगे। ये आईएफएस, इनकी पत्नी आईएफएस, इनके भाई आईएएस, ये 74 बैच, जयशंकर 77 बैच, ये सब वेब है, ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन खैर, मैं एक चीज और पूछ लूं, ये जो ओम बिरला जी हैं, उनके ऊपर जो अभी आया है एक अविश्वास का प्रस्ताव, वहां पे मैं एक चीज कहूंगा कि राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो विपक्ष के लोग हैं बड़े निकम्मे हैं। मतलब एक जो नोटिस दिए हैं उसमें 3 गलतियां हैं, 3 जगह उन्होंने 2025 लिख दिया है। लोग कहेंगे अरे साहब नहीं, अरे भाई जब तुम एक नोटिस दे रहे हो, लीगल नोटिस है, देश के स्पीकर के खिलाफ है, ये गलती कैसे हो सकती है? अब उसमें ओम बिरला कह रहे हैं। मुझे क्या लगता है कि जब इन्होंने, देखिए, जगदीश धनखड़ के खिलाफ नोटिस दिया था, उसमें भी कुछ गलतियां छोटी छूटी थी, और उन्हीं गलतियों के बहाने हमारे प्रभात खबर के पूर्व संपादक ने, हरिवंश जी ने, उस नोटिस को खारिज कर दिया था। अच्छा, ये इसमें अगर मुझे पता नहीं था, आप बता रहे, उसमें फिर गलती इन्होंने छोड़ दी है। तो इन गलतियों के बहाने जो भी वरिष्ठ पीठासीन अधिकारी होगा, जो उनकी अनुपस्थिति में इन बातों का निर्णय करेगा, वो इस नोटिस को खारिज कर देगा फिर से। वो नहीं अबे भाई, ओम बिरला ने खुद लिया संज्ञान में, और उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि इन तीनों को की गलतियां सुधार के आप फिर से दे दीजिए, हम इसको ले लेंगे। ये वो हुआ है। लेकिन ये आप गलती क्यों करते हैं? अब उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं हमने जानबूझ के टैक्टिकली किया, उनको डराने के लिए किया। ये सब बेवकूफी की बातें हैं।
ये निकम्मे लोग हैं, हाँ, बिल्कुल। ये निकम्मे लोग हैं। मैं नहीं, तो एक यही एक जिम्मेदारी कांग्रेस को अपने पास ले लेनी चाहिए थी, हम नोटिस बना के देते हैं, दस्तखत आप करो। हाँ, क्योंकि राहुल और गांधी ने ये उसमें दस्तखत नहीं किए हैं। राहुल गांधी ने नहीं, इस नोटिस में दस्तखत नहीं किए, इसलिए नहीं किए हैं ताकि उन्हें बहस में भाग लेने से न रोका जा सके। जिनके उसमें जी। दस्तखत हैं, वो लोग बहस में नहीं भाग ले पाएंगे। अच्छा, एक अभी भाई एक इम्पोर्टेंट चीज हुई है कल, और वो मेरे ख्याल में उसका दूरगामी परिणाम है, तुरंत तो नहीं पता लग रहा है। बांग्लादेश के इलेक्शन हुए हैं। बांग्लादेश में दो चीज हुई, इलेक्शन हुआ, स्वीपिंग मेजोरिटी के साथ बीएनपी जीत के आई है, और दूसरा ये है कि वहां का रेफरेंडम हुआ। वो रेफरेंडम में 4.5 करोड़ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कही, जुलाई चार्टर जो उनका 2024 का था उसको लागू करने की बात कही। उसमें बहुत सी चीजें हैं। अब दो प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं। एक, बिना बात के बैठे बिठाए भारत ने बांग्लादेश के साथ टैक्टिकली दो गलती की। एक, शेख हसीना तो यहां आ गई थी, ठीक था, लेकिन उनसे लगातार पॉलिटिकल वक्तव्य दिलवाते रहे, वो अपनी पार्टी को एड्रेस करती नहीं, ये सब होता रहा। वहां पे उनके ऊपर मुकदमा चला, वो कन्विक्टेड हो गई, और भारत नेचुरली ठीक है उनको देगा नहीं। तो एक तो वो एक समस्या थी। दूसरी एक समस्या, जो समस्या थी ही नहीं, जो फिर हमने कहा, इसको कहते हैं कि उड़ता तीर पकड़ा। एक बांग्लादेशी खिलाड़ी था जिसको आप आईपीएल में खेलता था, पहले भी खेला, उसके आप लेके बिना बात के आपने हिंदू मुस्लिम करने के लिए वो एक काम किया। उससे बांग्लादेश का जो एक बेसिक प्रेस्टीज है, जो उसकी एक स्वाभिमान है, वो कहीं ना कहीं हिल गया है। और अब जो ये सरकार आ रही है, इस सरकार से भारत को दिक्कत होने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं थोड़ा इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, ये जब बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को मार रहे थे, और पहले भी मारते रहे हैं, तस्लीमा नसरीन ने अपना उपन्यास लज्जा इसी पे लिखा, और इसी उपन्यास के लिखने के कारण वो वहां से निष्कासित हुई थी। तो अ, भाजपा के ऊपर दबाव बन रहा था बहुत ज्यादा, कि भाई ये कुछ वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, यहाँ बयानबाजी करने के अलावा और गोदी मीडिया द्वारा कुछ प्रोग्राम बांग्लादेश के खिलाफ चलाते रहने के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे। तो वहां हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों का कोई प्रतिकार करना मोदी सरकार के बस के बाहर की बात थी। और वो हो रहा था, और मोदी सरकार की इससे ज्यादा साख गिर रही थी। उसी प्रक्रिया में कुछ कट्टरपंथियों ने, भाजपा के भीतर के कुछ, जिसे कहते हैं ना, ये छुटभइये टिंचू या जो भी है, चिंटू हैं, उन्होंने ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो लोगों ने, एक संगीत सोम ने और एक दूसरे एक बंदे ने, यहाँ का लोनी का जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर हैं, उसने ये सवाल उठाया। उसने ये सवाल जो उठाया, तो इनको लगा कि शायद इस सवाल के ऊपर हम अगर रिएक्ट कर दें और इनकी बात मान लें, तो हमारे ऊपर ये जो हिंदुओं की रक्षा न कर पाने का जो की तोहमत लग रही है, इस तोहमत से हो सकता है कि हम कुछ बच जाएं। तो इस चक्कर में उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को कलकत्ता नाइट राइडर से निकाले जाने का हुक्म जारी करवा दिया, और उससे पूरी बात बिगड़ गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग, एक देखिए, मैंने एक आपने और बता दिया, जो हमने गलतियों की एक सीरीज बताई है ना, ये शायद ये पूरी उसी सीरीज का अंग है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी गलती करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। संकट पैदा होता है, वो भी इनके कुकर्मों की वजह से पैदा होता है। फिर उस संकट को प्रबंधित करने के लिए ये कोई और तिकड़म सोचते हैं, कोई हथकंडा सोचते हैं। उस हथकंडे का परिणाम, उसका फलितार्थ इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, उल्टा हो जाता है। हरदीप पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ। देखिए, हरदीप पुरी अगर संसद में आके ये राहुल गांधी की बात का जवाब देते, तो हो सकता है वहां पर चर्चा होती उसके ऊपर। उस चर्चा में हो सकता है बीजेपी को कुछ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, लेकिन वो संसद में चर्चा होती उसकी। ये लोग वो चर्चा भी नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए सोचा कि संसद के बाहर हरदीप पुरी, संसद जब चल रही हो, तो जो एक मंत्री है ऑलरेडी, उस मंत्री के ऊपर संसद के अंदर इल्जाम लगाया और आज जवाब दे रहा है संसद के बाहर वो। ये बात कितनी गलत है बताइए, ऐसा कहीं होता है? पार्लियामेंट, संसद के पटल पर नेता विपक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाया, वो आपके ऊपर लगाए गए आरोप को प्रमाणित करने के लिए भी वहां तैयार था। आप उसका जवाब, आप राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन आप, मंत्री को अधिकार है कभी भी लोकसभा में आके जवाब दे सकता है उसका। मंत्री दोनों सदनों में आ जा सकता, लेकिन आपने दिया, भाजपा अपनी पार्टी कार्यालय से जवाब दिया। सारे मामला, पूरी तरह मामला संसद में आपकी शीशा लेदर बच गई, ये सही बात है, लेकिन अब आपकी सारी, सब जगह आपकी शीशा लेदर हो रही है।
इससे ज्यादा मसालेदार बात क्या मिलेगी? और अब सारा विपक्ष मांग कर रहा है कि अपने पद से इस्तीफा दो। और खास बात यह है कि उनको इस्तीफा देने से बचाने का काम मीडिया कर रहा है। बीजेपी क्या कर रही है इसमें? इस वक्त मैंने तो नहीं देखा कि बीजेपी की तरफ से कोई बहुत ही मतलब, बीजेपी तो बेचारी मुझे लगता है कुछ घबराई हुई सी पार्टी है इस वक्त। आप देखिए ना भाई, बीजेपी की तरफ से कोई सॉलिड रणनीति बना के ऐसा कोई उम्दा पलटवार तो दिखाई नहीं पड़ता है। यहां तक कि जब तक संसद, अब जो रिसेस हुआ, संसद स्थगित हो गई, अब तो संसद है नहीं, संसद तो 13 तारीख को स्थगित हो गई। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में बीजेपी मुझे लगता है कि काफी घबराई हुई सी है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि एक साथ इतनी समस्याओं से कैसे निपटें। आपकी आवाज चली गई। हाँ, मैं चलते चलते बस इतना और कह दूं अभी भाई कि जब 13 मार्च को फिर से 9 मार्च को फिर से वापस इन लोग जुटेंगे, तब तक मेरे हिसाब से इलेक्शन अनाउंस हो चुके होंगे और वो अगले 12, 13, 14 दिन, जितने दिन भी संसद बैठेगी, वो बीजेपी के लिए जरा और भारी होने वाले हैं, क्योंकि नहीं, मार्च में तो ये यूजीसी वाले मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। और इलेक्शन उधर से बिल्कुल सिर पे रहेगा। इलेक्शन का बिल्कुल दोनों पक्ष आंदोलनकारी मोड में है। जी जी जी। और ये भी मैं याद दिला दूं, 12 तारीख को जो देशव्यापी आंदोलन था, जो हड़ताल थी, वो मुख्य रूप से शुरुआत हुई थी लेबर की, वो ट्रेड यूनियन की हड़ताल थी। लेकिन आते आते वो ट्रेड यूनियन, ट्रेड डील और ये करते करते किसान भी उसमें आ गए, मनरेगा भी जुड़ गया, किसान भी जुड़ गए। वो एक लार्जर चीज अपने आप बन गई है। मनरेगा भी उसमें एक जुड़ गया। अंत में मैं ये कह दूं कि जो 20-21 का किसान आंदोलन था, ऐतिहासिक किसान आंदोलन था, 1 साल तक चला, दिल्ली घिरी रही, कामयाब किसान आंदोलन था। लेकिन उस किसान आंदोलन में ये था कि उसमें केवल हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और तराई रीजन के और पंजाब के किसान ही उसमें सक्रिय होते थे। इस बार जब किसान आंदोलन चलेगा तो देश के चप्पे चप्पे का किसान उस आंदोलन में भाग लेगा। क्योंकि उसके पास वो आंदोलन करने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। थैंक सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई बातचीत करने के लिए। थैंक यू।